हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। मैं हूँ काकोली। और एक और टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ इस वीडियो में, वो डील करता है कैन द सुप्रीम कोर्ट पनिश पार्लियामेंट। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं वीडियोस शेयर करती हूँ आप लोग के साथ, जिसमें आप कई सारी चीजें जान पाओ जो यूजुअली हम भूल जाते हैं। ठीक है। और हम सबको एज अ लॉ बैकग्राउंड का इंसान, जिन हम सबके बैकग्राउंड जो लॉ के हैं और जो नॉन लीगल बैकग्राउंड से भी है, उन्हें भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल पता होने चाहिए, बिकॉज आप रह तो इंडिया में ही रहे हो, राइट? सो कैन द सुप्रीम कोर्ट पनिश पार्लियामेंट? कभी सुना है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को पनिश किया हो? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? देखते हैं यही कि व्हाट हैपेंस इफ पार्लियामेंट इग्नोर्स और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, जो कि एपेक्स कोर्ट है हमारे कंट्री का और पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, राइट? सो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स a landmark judgment, parliament says we won't follow it। तो तब क्या होता है? क्योंकि देखो, हमारे तीन बॉडीज तो फाइनल है, जो कि है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव उसे एनफोर्स करते हैं, ओके, एंड जो और प्रोटेक्ट करते हैं ऑफकोर्स, एंड जुडिशियरी जो इंटरप्रेट करता है और बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कोई चीज कि नहीं है। ठीक है। तो कोर्ट्स का काम, जुडिशरी का काम है लॉ इंटरप्रेट करना और बताना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के कंप्लायंस में है कि नहीं है। बनाना काम नहीं है कोर्ट्स का। ठीक है, तो हमें वो चीज समझनी है। सो देखते हैं हु फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो नीदर पार्लियामेंट नॉट द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो सी, ठीक है, हु इज सुप्रीम इन इंडिया इज द मेन थिंग जो हमें डिस्कस करनी होती है, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज है जिसे हम सुप्रीम मानते हैं, इवन सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट और हमारा पार्लियामेंट। तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही बाकी सारे स्टैट्यूट्स भी आते हैं। हर एक स्टैट्यूट का कुछ ना कुछ बैकिंग कॉन्स्टिट्यूशन में रहता ही है। ठीक है, जैसे अगर मैंने कोई एक डीपीएसपी का आर्टिकल बोला, उससे कॉम्पिटिशन एक्ट निकला है, तो हर एक चीज का बैकिंग रहता है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑफ कोर्स एक उसमें पार्लियामेंट पार्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट पार्ट होता है। पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना, ओके, बट विद इन द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जिससे बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर हो या फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया गया, तो इसमें क्लियरली बोला था कि कोई भी चीज, जैसे आपका क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका सेक्युलरिज्म, आपका इलेक्शंस फेयर कंडक्ट कराना, ठीक है, प्रॉपरली हर चीज एग्जीक्यूट हो, ये सारी चीजें कि आपका जो प्रियम्बल है, एवरीथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करते हुए कुछ भी नहीं बना सकता। फाइन, ऑफ कोर्स प्रॉपर अमेंडमेंट्स लगते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते हो। एंड फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, जिनका काम होता है इंटरप्रेट करना लॉस को एंड टेस्ट देम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी लॉज पार्लियामेंट ने बनाया, सुप्रीम कोर्ट का काम है उन्हें इंटरप्रेट करना जब वो चैलेंज होते हैं, और देखना कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में तो नहीं है। तो बोथ ऑर्गन्स आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आता है। ठीक है। नाउ कैन पार्लियामेंट इग्नोर जजमेंट, यही हमारा क्वेश्चन है। सो गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू एक्ट, जजमेंट इज बाइंडिंग बट द एग्जीक्यूटिव डेलिबरेटली डिक्लाइंस टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो क्या होता है कि जजमेंट जो है वो सब पे बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट का जो नहीं मानना चाह रहे उस चीज, कोई डिपार्टमेंट है जो बोल रहा है कि हम नहीं मानेंगे। फाइन, तो अ कंटेम्प्ट पेटिशन इज फाइल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है कंटेम्प्ट पेटिशन का। आप मेरा वीडियो देख सकते हो ऑन टॉप 10 पेटिशंस, ठीक है, विच एवरी लॉ स्टूडेंट शुड नो इन इंडिया। तो उसमें भी मैंने कंटेम्प्ट पेटिशन बहुत अच्छे से समझाया है, तो इस केस में भी यही होगा। ठीक है, सो इसका आंसर है एक बिग सा नो, कि डेलिबरेट रिफ्यूजल तो नहीं हो सकता है। एन अग्रीव पार्टी अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द विलफुल डिसोबीडियंस। फाइन, सो प्रोसीडिंग्स टारगेट ऑफिशियल्स नॉट पार्लियामेंट। तो जो प्रोसीडिंग्स होगी वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को टारगेट नहीं करेगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, वो उन ऑफिशियल्स को टारगेट करेगी जो बात नहीं मान रहे। ठीक है, कोर्ट एक्ट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल, जो है इंस्टीट्यूशन को वो ट्रायल पे नहीं पुट कर लेता कि पूरा का पूरा पार्लियामेंट आ जाओ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हमें याद रखनी है। फाइन, अब कैन पार्लियामेंट बी पनिश्ड? सो पार्लियामेंट कैन नॉट बी पनिश्ड एज एन इंस्टीट्यूशन। आप जैसे मैंने बोला, पूरे इंस्टीट्यूशन को आप उठा के ट्रायल पे नहीं ला सकते हो, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इम्प्रिजन द पार्लियामेंट इटसेल्फ, लेकिन वो उन ऑफिशियल्स को पनिश कर सकता है जिसने
ओवरराइड करने की कोशिश की है, जिसने बात नहीं मानी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, याद रखना कोर्ट्स भी एक बाउंड्री के अंदर काम करते हैं। वो भी लॉ पास करना उनका काम नहीं, वो लॉ बना नहीं सकते, वो सिर्फ इंटरप्रेट ही करेंगे। ठीक है, सो चीफ सेक्रेटरी, तो सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ स्टेट आंसरेबल फॉर एग्जीक्यूटिव कंप्लायंस। वो जो सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, वो बेसिकली चीफ सेक्रेटरी को बुला सकता है ऑफ अ स्टेट, जो कि सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जो भी स्टेट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं उनको वो हेड करते हैं। तो वो आके आंसर जरूर करेंगे, उनको वो समन कर सकते हैं कि आप बताओ कि कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ है इस ऑर्डर का। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जो हर एक डिपार्टमेंट को फॉलो करना है। फिर डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी हेड्स द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टास्क्ड विद कैरिंग आउट द कोर्ट्स डायरेक्शन। तो कोई भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो, तो वो उन्हें अच्छे से देखनी रहेगी। ठीक है, अदर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज, एनी पब्लिक ऑफिशियल whose duty it was to act and who willfully failed to। तो ये वाली जो चीज है, इन केसेस में इन इन ऑफिशियल्स को जो है, तब सुप्रीम कोर्ट उन्हें जो है बुलाएगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका SYL यानी कि सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट है, ठीक है, पंजाब का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिस्प्यूट पहुंचा। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास तो स्टेट सेंटर्स, जब ये लोग भी पार्टीज होते हैं किसी डिस्प्यूट के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई कर सकता है, कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं जब पार्टी सेंटर स्टेट हो, स्टेट वर्सेस स्टेट हो और कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है। मतलब आपको सिविल कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर ऐसे करके आपको हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खैर, वो तो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर। लेकिन SYL जो डिस्प्यूट है, फॉर एग्जाम्पल सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है कि आपको ब्रिज बनाना है, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तब जो है चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगा कि क्यों एक्शन नहीं लिया गया, तो ही विल बी आंसरेबल। पूरे स्टेट लेजिस्लेचर को उठा के नहीं बुला लेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बट चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा। वही दूसरे वाले केस के एग्जाम्पल में आप समझो कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का केस करो, तो दिल्ली पंजाब में एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू चलते रहता है स्टबल बर्निंग का, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, या व्हीकल्स में से जो एमिट होते हैं गैसेस, उनसे जो पोल्यूशन हो रहे हैं। तो इसके अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो स्टबल बर्निंग, या आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो जो पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल से एंड ऑल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वेट भी किया टाइम देने के बाद, पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मान लो एनवायरमेंट सेक्रेटरी को बुलाएगा, ठीक है, या फिर चीफ सेक्रेटरी को भी बुला सकते हैं इस केस में भी। फाइन, तो जो जो रिस्पेक्टिव सेक्रेटरी होंगे, जिन जिनका डिपार्टमेंट होगा ये सब चीजों को एनफोर्स कराने का, उन्हें समन किया जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा कि क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये कोर्ट कैसे कर पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने उसके जो जजमेंट डायरेक्शन थे उसको फॉलो नहीं किया। तो डिसओबे करने का यही नतीजा है कि ऑफिशियल्स को बुला सकते हो। तो आपने से बहुत सारे केसेस देखे भी होंगे। ठीक है, तो पनिश कैसे करता है, बेसिकली उन्हें बुलाया जाता है, उनसे आंसर मांगे जाते हैं। फाइन, सो अदर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज जो भी होती है, तो जितने भी केसेस में आप ये सुनते हो, बस वही ये टॉपिक डील कर रहा है। फाइन, फिर व्हाट इफ पार्लियामेंट पासेस अ न्यू लॉ। अब मान लो पार्लियामेंट क्या हुआ गुस्से में कि अब मैं एक लॉ पास कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू ही नहीं कर पाएगा इन सब चीजों पे। बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने ला दिया, जब सुप्रीम कोर्ट से वो नाराज हुआ कि हमने कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो एक काम करते एक लॉ ले आते हैं जिसमें लिखा होगा कि हम जो भी लॉज इस इशू पे पास करेंगे वो जुडिशियल रिव्यू में जाएगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में क्या हो गया, तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग अ जजमेंट पार्लियामेंट कैन रिस्पॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अगर वो जो लॉ पास किया गया है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है हर चीज में, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर उस अमेंडमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन पार्लियामेंट के पास बस ये एक रेमेडी दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज आपको नहीं माननी हो रही, तो बहुत ही प्रैक्टिकल सा चीज पार्लियामेंट जो कर सकता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्ड करना, जो कि है पासेस अ न्यू लॉ। तो पार्लियामेंट के लेजिस्लेट अफ्रेश टू एड्रेस द कंसर्न जजमेंट में जो रेज हुआ है। फाइन, और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर आर्टिकल 368 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ले आएगा। ऑफ कोर्स बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन 368 के अंदर बाकी कोई अंडरलाइंग इशू को वो उसमें लॉ पास कर देगा। तो लॉ पास कर दिया तो फिर
सुप्रीम कोर्ट अब लॉज के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए जो लॉ पार्लियामेंट पास कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट विल नॉट डू एनीथिंग। अब हमने लॉ पास कर दिया तो फिर अब इन गाइडलाइंस का मतलब नहीं रहा। ठीक है, then it works। तो वो आपको याद रखना है। The new law must still be constitutional. Parliament's response is a fresh act, not an exemption from review। जो भी लॉ वो पास कर रहा है पार्लियामेंट, अगर लग रहा है कि उसमें कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज को फ्लैग किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दिखाने के लिए वो लॉ लाया गया है, तो उस कंडीशन में याद रखना कोई भी न्यू लॉ भी है वो भी रिव्यू में जा सकता है। नो लॉ इज exempted फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज एट दिस पॉइंट। मतलब एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो जुडिशियल रिव्यू में फिर से जा सकता है अगर लग रहा हो कि उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट ने लाया है तो। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट चेक, सबसे अच्छा मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट कैसे चेक करता है कि पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ लॉ लाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मेरे गाइडलाइंस को कंप्लाई नहीं किया है तो उसके बदले में एक नया लॉ ले आए ताकि मेरे गाइडलाइंस को कंप्लाई ना करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो वो कैसे देखेगा? जुडिशियल रिव्यू की मदद से। So court can strike down a law including one meant to answer its own judgment। मतलब वो जो नया लॉ जो पार्लियामेंट ने लास्ट पीपीटी में हमने देखा जो लाए थे, उसको भी वो रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर वो वायलेट कर रहे हो फंडामेंटल राइट्स को, वो लॉ अगर वायलेट करता हो, ठीक है, पार्ट 3 में जो दिए गए हैं, या एक्सीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, जो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को वायलेट करके बेसिकली। ठीक है, या डैमेजेस दी बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर तो आप अमेंड कर ही नहीं सकते हो, तो वैसी कुछ चीज आप नहीं ला सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफीट करे, जैसे सेक्युलरिज्म, या कोई ऐसा लॉ ले आ रहे हैं जिससे फेयर इलेक्शंस बीट हो जा रहे हैं। भाई फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो कोई भी ऐसा लॉ जो फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने से रोक रहा हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली होगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कैन डेफिनेटली डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, कि मान लो इलेक्शंस के अराउंड कुछ पता चला सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन पिटिशन फाइल हुआ इलेक्शन को चैलेंज करते हुए किसी स्टेट के। ठीक है, तो वहां पे कुछ गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की, अब वो ताकि इंप्लीमेंट ना करना पड़े अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को ही वायलेट कर दे रहा है उस चक्कर में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एनजेएसी केस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट का 99th अमेंडमेंट आया था क्रिएटिंग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो जजेस को अपॉइंट करते हैं। सो इट वाज स्ट्रक डाउन क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे थे। ठीक है, तो कोलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू आप जजेस अपॉइंट करते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस। ठीक है, कि सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे आपके 4 और सीजीआई रहेगा, इस तरह के कोलेजियम सिस्टम के फॉर्मूलाज होते हैं। फाइन। अब what if parliament truly refuses? So अब for parliament or the executive simply refuses to obey binding judgments, तो उससे क्या चेन रिएक्शन होता है? रूल ऑफ लॉ जो है वो वीक हो जाता है बहुत, क्योंकि बाइंडिंग जजमेंट्स का फोर्स ही हट जा रहा है, लूज देयर फोर्स। ठीक है, अगर कंप्लायंस ऑप्शनल हो गया तो सेपरेशन ऑफ पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ अगर बना रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है, तो जुडिशरी का काम क्या है कि वो बताए, कि ये इंटरप्रेट करे उस लॉ को, कि वो जुडिशरी बता सके कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा होगा तो फिर डेफिनेटली जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर सकता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक अराइजेस, नो इंस्टीट्यूशन इज लेफ्ट एबल टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ विद इन द सिस्टम। तो ये चेन रिएक्शन ताकि ना बने, इसीलिए ये मैकेनिज्म लाया गया। कंटेम्प्ट लगा सकते हैं वो और ऑफिशियल्स को बुला सकते हैं, और कोई भी ऐसा लॉ अगर पार्लियामेंट एज अ रिप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन लगा रहे तो जुडिशियल रिव्यू जैसा वेपन हमेशा कोर्ट्स के पास रहेगा। कैन द सुप्रीम कोर्ट पनिश पार्लियामेंट? तो डायरेक्टली तो नो, लेकिन एनफोर्स करा सकते हैं जजमेंट्स और उनके ऑफिशियल्स को बुला सकते हैं कोर्ट में कि आप जवाब दो कि ये कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, punishes officials for willful disobedience through contempt। तो बेसिकली ऑफिशियल्स को ही वो पनिश कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट लगा के। ठीक है, आर्टिकल 129 और इसके अंडर में बेसिकली, बट पार्लियामेंट एज अ होल या स्टेट लेजिस्लेचर एज अ होल को नहीं कर सकते। ठीक है, और स्ट्राइक्स डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज थ्रू जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट में चेंज द लॉ बट कैन नॉट इग्नोर द कोर्ट और वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट लॉ चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई देने के चक्कर में, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। सो इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स ऑल। तो जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, मतलब वो सब चीज के अगेंस्ट है। ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी होगी।
ये वीडियो रैप करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट की जुडिशरी गोल्ड लाया है CGADPO 2026 का बैच, ठीक है। इसके साथ आप कॉन्फिडेंस से प्रिपेयर कर सकते हो इस एग्जाम के लिए, जिसमें आपको ऑनलाइन लर्निंग मोड के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है इसमें, और तो और कंप्लीट लॉ सिलेबस कवरेज होता है, रिकॉर्डेड GK GS के लेक्चर्स होते हैं, विद 20 मॉक टेस्ट फॉर थॉरो प्रैक्टिस, एंड ऑफ कोर्स इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम की डेट तक होगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा आपको, और कोई भी आपको क्वेरीज हो अगर, आप बिल्कुल हमारे IVR नंबर पे कॉल कर सकते हो, सेव दिस नंबर, ठीक है। और बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। टाइमिंग 7 बजे से है शाम को, तो लेट मत करना, बिल्कुल एनरोल करना। कोई भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करना। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।